चलिए सर, यूपीएससी के सिलेबस में जो आपका GS3 का पेपर है उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें डिफेंस कैपेबिलिटीज जो हैं उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नो डाउट इंटरव्यू में भी कभी इसके बारे में चर्चा हो सकती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमको दो पार्ट मिलेंगे। एक हमको स्ट्रेटेजिकल पार्ट मिलेगा जिसका थोड़ा सा लीनिंग हमको पॉलिटिकल मिलेगा कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और किसी भी कंट्री के लिए नो डाउट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक हमको इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स मिलेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट्स मतलब जो भी डिफेंस कैपेबिलिटीज होती है, हर कंट्री अपने डिफेंस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे आर्म्स एम्यूनिशंस यूज करती है। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है उसको भी हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि देश जो है हमारा 1947 में आज़ाद हुआ सर, और 47 में आज़ाद होने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सामने आता है वो ये है कि हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फ्रेंडली नेशन बट सराउंडेड बाय नॉट सो फ्रेंडली नेशंस। क्योंकि पार्टीशन जब हुआ तो पाकिस्तान आपको देखने को मिलता है कि हाँ, आपको ईस्ट पाकिस्तान मिल गया, आपको वेस्ट पाकिस्तान मिल गया। उसके अलावा चाइना के साथ भी इंडिया के संबंध जो हैं बहुत शुरू से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। वैसे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उनका एक विजन था चाइना को लेकर, उनका एक विजन था एशिया को लेकर, और उसमें वो चाइना और इंडिया को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिवली लेकर चलना चाहते थे। बट क्योंकि चाइना का जो विजन था अपने लिए वो एक एक्सपांशनिस्ट विजन था, और इवन नेहरू ने एक्सेप्ट भी किया था 1958 में। आई थिंक नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा था कि अ प्रॉस्परिंग चाइना इज ऑलवेज एक्सपांशनिस्ट चाइना। तो नेहरू को ये बात का आइडिया था, उनको इस बात का एक बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन थी कि चाइना किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो 47 की वापस बात करते हैं। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे, नो डाउट। पार्टीशन आपने उस समय देखा था, और पार्टीशन के बाद आपने देखा था कि जो क्रॉस माइग्रेशन हो रहा था, जो हिंदूज माइनॉरिटी में थे पाकिस्तान में, वो इंडिया की तरफ आ रहे थे, और इंडिया से जो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम जो लोग थे वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे थे, और इस क्रॉस माइग्रेशन में बहुत ज्यादा वायलेंस भी देखने को मिल रहा था। तो एक जो इमीडिएट चैलेंज उस समय इंडिया के सामने था वो था कि पार्टीशन की वजह से जो कम्युनलिज्म क्रिएट हुआ है हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसको कर्टेल करना है सर। उसको कर्टेल करना एक बहुत बड़ा इमीडिएट चैलेंज इंडिया के सामने था। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म या मिड टर्म चैलेंज बोल सकते हैं कि इंडिया को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी इंडिया में एस्टेब्लिश करनी थी। ये इंडिया के लिए एक मिड टर्म चैलेंज हो गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना काम कर रही थी, और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके हाथ में था कि कैसे अभी करंटली एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा सुचारू रूप से चलाया जाए। उसके अलावा एक जो लॉन्ग टर्म चैलेंज इंडिया के सामने था, उन लॉन्ग टर्म चैलेंज में आप देखोगे कि इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना था सर, बढ़ाना था। क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम देखेंगे कि इंडिया में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा थी नहीं, और जो ब्रिटिश इतने लंबे समय तक इंडिया में रहे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को पूरा डिसरप्ट कर दिया था सर। इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री डिसरप्ट हो गई, इंडिया का एग्रीकल्चर एकदम डिसरप्ट हो गया था। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय कि कैसे आप वापस से अपनी इकोनॉमी को क्या करें सर, ऊपर उठाएं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं, पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट करें, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एलिमिनेट करें। ये सारे चैलेंजेस थे जो कि लॉन्ग टर्म चैलेंजेस थे। इसीलिए इंडिया में प्लानिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हुई। और इसी के साथ एक और जो बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा था वो था कि कैसे इंडिया अपने जो बॉर्डर्स हैं और अपने जो फ्रंटियर्स हैं उनको सिक्योर करे सर। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान के साथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक केओस क्रिएट हो चुका था, और जो कश्मीर का इशू है उस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी एक टसल स्टार्ट हो चुका था सर। तो 1948 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका था। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में करने वाले हैं। ये नो डाउट लेक्चर डिफेंस कैपेबिलिटीज का है। ये सिर्फ मैं आपको एक बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक आपको पर्सपेक्टिव जनरेट हो जाए कि क्यों डिफेंस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां उस समय एक बड़ा कंसर्न नजर आ रहा था कि हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। और क्यों बढ़ाना है डिफेंस कैपेबिलिटीज को? क्योंकि हमें पता है कि वी आर सराउंडेड बाय पाकिस्तान
और पाकिस्तान के साथ हमारा कश्मीर इशू चल रहा है। उसके अलावा क्योंकि डिवीजन जो हुआ है, पार्टीशन जो हुआ है, वो कम्युनल लाइंस पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूअस केओटिक सिचुएशन पाकिस्तान के साथ रहने वाली है। और क्योंकि दो पाकिस्तान बने हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो दोनों फ्रंट पे इंडिया को अपने फ्रंटियर्स को सिक्योर करने की जरूरत है सर। ऑन द अदर हैंड, चाइना अगर अपने आप को एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसी पे जाएगा, एक्सपेंड करेगा अपने आप को, तो वहां भी इंडिया को अपने फ्रंटियर्स को सिक्योर करना पड़ेगा। इसीलिए वहां पे इंपेरेटिव था कि इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज पे काम करे सर। इसीलिए इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी इसको इनकलकेट करना चाहता था और आगे डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकली हमारे लिए डिफेंस कैपेबिलिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उस मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या टेक्नोलॉजी होती है, क्यों आ रही है, वो कितनी टाइप की मिसाइल्स होती है, इंडिया में उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, कब स्टार्ट हुआ और आज कंटेम्प्रेरी इंडिया वर्ल्ड में किस स्टेज पे एग्जिस्ट करता है अपनी उस पर्टिकुलर कैपेबिलिटी में। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट द डिफेंस कैपेबिलिटी चैप्टर। ओके, so the defense capabilities. Now the one and most important part of India's foreign policy, देखिए सबसे important है फॉरेन पॉलिसी सर। इंडिया जो अपनी फॉरेन पॉलिसी, हर कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। इंडिया 47 में आजाद हुआ और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी थी। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है सर? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। इट्स सिंपल, फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं है सर, ये एक सेट ऑफ डायरेक्टिव्स है। सेट ऑफ डायरेक्टिव बोल सकते हो या फिर उसको बोल सकते हो ये आपकी फिलॉसफी है या फिर आपके प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल के बेस पे आप अपने फॉरेन अफेयर्स क्या करने वाले हैं सर? कंडक्ट करने वाले। तो देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस, देयर कैन बी मल्टीपल आइडियाज, देयर कैन बी मल्टीपल यू कैन से मल्टीपल प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर फॉरेन पॉलिसी सर। ठीक है, तो फॉरेन अफेयर्स, तो उसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और आपने देखा होगा कि जो इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ सर, तो 47 में आजाद होने के बाद इंडिया में जो प्रोमिनेंट लीडरशिप आपको देखने को मिल रही है उस टाइम वो मोस्टली आ रही थी आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना और थ्रू आउट इंडिया की इंडिपेंडेंस की जर्नी में एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस समय 1947 में जो सबसे ज्यादा कैरिज्मेटिक और इफेक्टिव इन्फ्लुएंशियल लीडर निकल के आ रहे थे, उसमें एक नाम निकल के आ रहा था, दैट इज द नेहरू सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, who was also the first prime minister of India। और नेहरू के साथ एक और नाम निकल के आ रहा था, दैट वाज द सरदार वल्लभ भाई पटेल। दो बड़े नेता आपके सामने आ रहे थे और इन दोनों में भी आप कहेंगे कि नेहरू का करिश्मा जो था, नेहरू की जो एक्सेप्टेंस थी मासेस में, वो बहुत ज्यादा थी सर। ठीक है, और उसी वजह से पॉलिटिकल डोमेन में भी नेहरू का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो नेहरू की जो पर्सनल ओपिनियन थी, उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट था किसमें? फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी में वो जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो डेफिनेटली इंडिया का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, जो कि आप देखेंगे कि आजादी के पहले के 50 से 60 साल थे, उन 50 से 60 साल में इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंडिया ने जो वैल्यूज जनरेट करी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही समझना है सर, द वैल्यूज विच द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट हैव जनरेटेड आर द वेरी क्रूशियल वैल्यूज विच इंडिया हैव इनकलकेटेड इन इट्स फॉरेन पॉलिसी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1947 में जब आप आजाद हो रहे हो, तो आपके 50-60 साल का पहले का जो स्ट्रगल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसके अंदर जो वैल्यूज आपने जनरेट करी है, वही वैल्यूज बाद में आपके आने वाले टाइम में आपकी पॉलिसी को क्या करने वाली है सर? गाइड करने वाली है। और इंडिया ने इंडिया ने जो वैल्यूज अपने अंदर इनकलकेट कर रखी थी नेशनल मूवमेंट में, वो वैल्यूज डेफिनेटली सब बहुत असिमिलेटिव थी। असिमिलेटिव का क्या मतलब है सर? कि इंडिया की वैल्यूज बहुत पॉजिटिव वैल्यूज थी। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा आप बोल सकते हैं सर, भारत उस विचारधारा पे चल रहा था। और एक पीस वाली विचारधारा थी सर। कैसी? पीस मतलब शांति वाली विचारधारा थी। गेटिंग इट सर? तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका कहीं ना कहीं एक जो बेसिक इंग्रेडिएंट था सर, वो निकल के आ रहा था इंडिया की 50 से 60 साल की इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री में, क्योंकि वो वैल्यूज ही हम आगे आके अपनी फॉरेन पॉलिसी में डालने वाले हैं सर। ठीक है, अब भारत के सामने 1947 में जो एक बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का।
ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है सर? उस समय विश्व की राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही थी, उस समय ग्लोबल पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जा रही थी, कौन सी कंट्री अपनी हेजेमनी क्रिएट करके रखा है, कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है, कौन सी कंट्री कम पावरफुल है, उसके बेस पे इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना था सर। ठीक है, तो एक जो बड़ा चैलेंज ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया को नजर आ रहा था वो ये था कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था उस समय ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था सर। ठीक है, एक पार्ट जो था वो बन रहा था यूएसए ब्लॉक और एक बन रहा था यूएसएसआर ब्लॉक। और ये जो था ये एक आइडियोलॉजिकल डिवीजन था सर। कैसा था? आइडियोलॉजिकल डिवीजन। आइडियोलॉजिकल डिवीजन का क्या मतलब है कि दोनों गुट जो थे वो अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने पे काम कर रहे थे। यूएसए वाला जो ग्रुप है वो अपनी कैपिटलिस्टिक विचारधारा पे चल रहा था सर, और यूएसएसआर वाला ग्रुप अपनी सोशलिस्टिक विचारधारा पे चल रहा था। ये दोनों इकोनॉमिक फिनोमिना है सर। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद सर। कैपिटलिज्म की सिंपल डेफिनेशन मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा। कैपिटलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक व्यवस्था है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड द कैपिटलिज्म। ओके सर, मैं सिंपली समझा रहा हूं, इनकी डिटेल हम किसी और क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ये इसका लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए है। तो आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो अपनी कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रहा था। और कैपिटलिज्म का मतलब है कि जितना प्रोडक्शन प्रोसेस है, जितनी भी पूरी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करेगा सर? प्राइवेट प्लेयर कंट्रोल करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। ठीक है, इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी सर। दैट्स कॉल्ड कैपिटलिज्म। अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अपनी फ्री मार्केट इकोनॉमी के फेवर में चल रहा था सर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक जो और दूसरा ग्रुप या ब्लॉक आपको नजर आ रहा है दैट इज यूएसएसआर। और यूएसएसआर जो ग्रुप है वो अपनी फिलॉसफी पे चल रहा था, दैट वाज कॉल्ड एज सोशलिज्म। और ये जो सोशलिज्म है इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल करती है कौन? गवर्नमेंट सर। ठीक है, गवर्नमेंट पूरी की पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखती है और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कोई जगह नहीं होती सर। दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म। तो पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है, एक यूएसए ब्लॉक और एक यूएसएसआर ब्लॉक सर। ठीक है, तो जो दो ब्लॉक्स बने हुए हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ये है आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स। और ये जो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स बने हैं इनके साथ समस्या ये थी कि ये आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स जो थे वो मिलिट्री ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गए थे। किस में कन्वर्ट हो गए सर? मिलिट्री ब्लॉक्स में। मिलिट्री ब्लॉक्स में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है कि ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो अपना अपना एक मिलिट्री माइट या स्ट्रेंथ बढ़ाने पे काम कर रहे थे सर। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ग्रुप था इसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं सर। जो यूएसएसआर का ग्रुप है इसको कहते हैं सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या जो फर्स्ट ब्लॉक बन रहा है सर, यूएसए ब्लॉक, इस ब्लॉक ने अपना एक अलग से सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज कॉल्ड एज नेटो सर। इसका नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1948-49 के टाइम सर नेटो बनाया उन्होंने। ये नेटो जो था वो यूएसए का क्या था सर? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। उसी तरीके से नेटो को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने अपना एक वार्सवा पैक्ट करके मिलिट्री क्या बनाया? ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट एक दूसरे को मिलिटरीली क्या कर रहे थे सर? काउंटर कर रहे थे। और यहाँ समस्या ये थी कि ये जो सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप जो दो डिफरेंट ब्लॉक्स बन गए हैं, इनके अंदर जो मिलिट्री के इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे थे एक प्रिंसिपल पे। उस प्रिंसिपल को कहते हैं सर कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब ये कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है सर? कलेक्टिव सिक्योरिटी का इंटरनेशनल रिलेशन में मतलब होता है कि अगर किसी एक ग्रुप में आपको 40 लोग दिख रहे हैं और दूसरे ग्रुप में वापस 50 लोग दिख रहे हैं एग्जांपल के लिए, इस ग्रुप में अगर 40 लोग हैं और ये ग्रुप अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे चल रहा है, इसका मतलब इन 40 में से अगर किसी एक पर कोई दूसरा ग्रुप अगर अटैक करता है तो जो रेस्ट ऑफ 39 होंगे वो इस एक को क्या करेंगे सर? हेल्प करेंगे। मतलब इस एक पे अगर अटैक होता है तो वो पूरे के पूरे 40 पे क्या माना जाएगा सर? अटैक माना जाएगा। समझ गए? और जो रेस्ट ऑफ जो बचेंगे 39, भले ही वो उनका वॉर नहीं है, फिर भी उनको उस एक का क्या देना पड़ेगा? साथ देना पड़ेगा। गेटिंग इट? इसको कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो ये जो वार्सवा ग्रुप था
वार्सो पैक्ट और ये जो आपका नेटो था, ये दोनों ही आपके किस प्रिंसिपल पे चल रहे थे? कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। और जब ये दोनों कलेक्टिव सिक्योरिटी पे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर? कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी ग्रुप का क्या बनोगे? पार्ट बनोगे, किसी के साथ भी अगर अलायंस करते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट, भले ही वो आपका वॉर होगा या नहीं होगा, आप उस वॉर का क्या बन जाएंगे सर? हिस्सा बन जाएंगे। समझ पा रहे? तो जब आप उस वॉर का हिस्सा बन जाएंगे तो दैट्स डेफिनेटली अ ट्रबल फॉर, ठीक है। आप अननेसेसरी, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है कि शादी किसी और की है बट आपको जबरदस्ती क्या हो रहा है? एंगेजमेंट है आपका। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी जो डॉक्ट्राइन था, दिस वाज पर्टिकुलरली डेंजरस। तो इंडिया जब ये 1945 में हो रहा है सर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो अब इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया तो बिल्कुल नेसेंट स्टेज में सर, 1947 में तो आप क्या हुए हो? आजाद हुए हो। और आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से फोर्स आ रहा है कि आप या तो इसे ज्वाइन करो या फिर इसे ज्वाइन करो सर। तो इंडिया जो कि इमीडिएटली आजाद हुआ है, भाई सिंपल सी बात है कि आपके घर का बच्चा जो है वो बिल्कुल गरीब है, उसके पास खाने पीने को नहीं है, और आप उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बाहर किसी की लड़ाई में आप क्या करो? पार्टिसिपेट करो। तो सिंपली 47 के बाद जब भारत आजाद हुआ है, तो भारत के पास तो अभी अपनी ही समस्याएं बहुत ज्यादा है, और अपनी समस्या जब बहुत ज्यादा है तो कैसे भारत कहीं और जाके किसी और के वॉर में पार्टिसिपेट करेगा? गेटिंग इट? तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आ रहा था। तो इंडिया ने यहाँ पर एक नया डॉक्ट्राइन निकाला। इंडिया ने बोला, इंडिया और कुछ और भी कंट्रीज थी, जैसे घाना था, उसमें ब्राजील था, तो इन कंट्रीज ने कहा कि सर हम जो है ना आपको ज्वाइन करेंगे ना ही आपको ज्वाइन करेंगे, हम दोनों में से किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। और उन्होंने एक नया प्रिंसिपल निकाला, उस प्रिंसिपल को कहा उन्होंने नेम सर। क्या बोला? NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्षता, इसको हिंदी में कहते हैं सर। मतलब हम आपके गुट में भी नहीं जाएंगे, हम आपके गुट में भी नहीं जाएंगे, हम गुट निरपेक्षता की नीति पे जाएंगे, ठीक है। और गुट निरपेक्षता भारत ने बढ़ाई और भारत ने किसी को ज्वाइन नहीं किया सर, ठीक है। तो मोस्टली जो कंट्रीज जिन्होंने किसी को ज्वाइन नहीं किया और नेम में रही, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला। क्या बोला? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इसलिए इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं सर। तो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये एक कंसेप्ट आपको नॉर्मली सुनने को मिलेगा सर। समझ पा रहे हैं? तो उस समय की ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बड़ा चैलेंज ये था कि आप जाए कहां सर। और इंडिया ने बोला कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम नेम में रहेंगे। और नेम का मतलब है नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट को लेकर मैं एक बात अभी क्लैरिफाई कर देता हूं, डिटेल में तो आप फिर पढ़ेंगे ये। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब कतई ये नहीं है कि आप बिल्कुल क्या रहेंगे? अलूफ रहेंगे चीजों से। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब है कि तुम लड़ते रहो, मरते रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। नहीं सर, नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इंडिया का, उसका मतलब है कि वी आर नॉट टेकिंग साइड्स राइट नाउ, वी विल डिसाइड आवर साइड on the basis of merit of the case. Means whenever a conflict occur between any of the any of the organization, then we will decide according to the case whether we have to take first world side or the सेकंड वर्ल्ड साइड। मतलब इसका मतलब एक्सट्रीम न्यूट्रलिटी नहीं है कि आप बिल्कुल अलूफ रहोगे चीजों से, नहीं, यू विल टेक पार्ट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स बट अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द केस। अगर उनको लगेगा कि हाँ हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड की गलती है तो वो सेकंड वर्ल्ड का साथ देंगे, अगर उनको लगेगा कि सेकंड वर्ल्ड की गलती है तो फर्स्ट वर्ल्ड का साथ देंगे। और हो सकता है कि वो दोनों में से किसी का साथ नहीं दे और अलग भी रहे सर, पॉसिबल है। गेटिंग इट? दैट्स योर नेम सर। तो उस समय भारत के सामने जो एक बड़ा चैलेंज था वो ये वाला चैलेंज था। तो वर्ल्ड जो था वो कहीं ना कहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज पे जा रहा था, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं हम सर, ठीक है। कोल्ड वॉर कहते हैं, क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर। तो ये 1945 से लेके आपका 1991 तक का जो समय है ये वाला, ये कोल्ड वॉर का टाइम है सर। और कोल्ड वॉर का जो समय था उसमें कभी भी आप पूरा का पूरा कन्वेंशनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती थी चीजें, वो अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहां हमारा कंसर्न है कि जब इतनी सारी चीजें चल रही थी ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में बात कर रहा था किसकी? नॉन अलाइन मूवमेंट की, कि हमें नहीं ज्वाइन करना सर, और हम अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे पहले फोकस करेंगे रादर देन टेकिंग साइड्स सर। गेटिंग इट? अब इंडिया के साथ ये थी कि इंडिया ने नेम तो अडॉप्ट कर लिया था, नेम तो अडॉप्ट कर लिया था, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के लिए निकल के आ रही है कि नेम आपने अडॉप्ट कर लिया, आप किसी का साइड नहीं ले रहे, पर जो दो इकोनॉमिक फिलॉसफी दिख रही है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, इन दोनों फिलॉसफी में से
आप अपनी इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में ले जाओगे ये डिपेंड करता है सर। तो जो आपकी कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है उसमें तो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा, और जो सोशलिज्म है उसमें पूरा गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। तो इंडिया के लिए ये कंड्यूसिव नहीं था सर कि कैपिटलिज्म या प्राइवेट को आप पूरा का पूरा काम दे दे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इंडिया में उतना कैपिटल भी नहीं था कि वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या कर दे सर, आगे ले जाए। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो जरूरी था। तो दिस वाज नॉट द परफेक्ट एंड द होलिस्टिक कंट्रोल अंडर द गवर्नमेंट वाज आल्सो नॉट फिजिबल। पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर रहेगा वो भी फिजिबल नहीं था। तो इंडिया ने दोनों मॉडल को मिक्स करके अपनी इकोनॉमी को क्या बना दिया सर, मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी ना तो कैपिटलिस्टिक है ना सोशलिस्टिक है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी है। दैट्स वन ऑफ द थिंग। यहां बात यह है कि मिक्स्ड इकोनॉमी तो आपने बना दिया, पर इंडिया का जो लीनिंग था, स्पेशली जो नेहरू है, नेहरू उस समय बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे और उनकी जो लीनिंग थी, उनका जो झुकाव था वो थोड़ा सोशलिज्म की तरफ था सर। किसकी तरफ, सोशलिज्म। कैपिटलिज्म को लेकर वो बहुत फेवरेबल नहीं थे सर, वो फेवरिंग द सोशलिज्म। ओके, तो इस वजह से ये हो रहा था कि आप देखेंगे जो ब्लॉक बन रहे थे यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों ब्लॉक्स में यूएसए को ये इंश्योर हो रहा था कि यूएसएसआर का जो सोशलिज्म का फिलॉसफी है, इंडिया भले ही डायरेक्टली किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा, बट यूएसए वाले ब्लॉक को ये डाउट जरूर था कि भारत का जो झुकाव है वो किस तरफ है सर, यूएसएसआर या फिर रशिया की तरफ है सर। समझ पा रहे? और ये झुकाव जो था ये विजिबल था सर, क्योंकि इंडिया ने जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, भले ही मिक्स इकोनॉमी के बेस पे बनाई, बट इंडिया का लीनिंग किस तरफ था, सोशलिज्म की तरफ। और इसका पॉलिटिकल हर्जाना भारत को यहां भुगतना पड़ रहा था कि अमेरिका और उनकी तरफ से एलिगेशन आ रहा था कि यू पीपल आर वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स द सोशलिज्म। गेटिंग इट? तो फर्स्ट वर्ल्ड जो था वो एलिज करता था इंडिया को कि आपका झुकाव यूएसएसआर की तरफ है सर, और डेफिनेटली यूएसएसआर से इंडिया को असिस्टेंस भी मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ी सोशलिस्टिक टेंडेंसी पे चलने वाला था। समझ गए सर? तो आप देखेंगे कि 1947 के बाद से करीब करीब आपका जो पूरा का पूरा 20वीं सेंचुरी गुजरा है सन 2000 तक, इस पूरे पार्ट में भारत के रिलेशन अमेरिका से अच्छे रहे ही नहीं सर। हम पढ़ेंगे इसको, आईआर का ये टॉपिक है कि इंडिया के जो अमेरिका से रिलेशन है 47 से लेके 2000 तक अच्छे रहे ही नहीं, और उसका देयर आर मल्टीपल रीजंस के क्यों अच्छे नहीं रहे, ठीक है। पर इस वाले ड्यूरेशन में इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन जो थे वो काफी अच्छे रहे सर। रशिया मतलब यूएसएसआर आप उसको कंसिडर कर सकते हो, उनके साथ रिलेशन अपने अच्छे रहे सर। चले आगे। तो इस तरह की वर्ल्ड में उस समय ग्लोबल पॉलिटिक्स की सिचुएशन थी सर, और ऐसी कंडीशन में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो फॉरेन पॉलिसी किसकी बात कर रही थी सर, पीस की, कि हम वर्ल्ड में पीस की बात कर रहे हैं, हम एग्रेशन की बात नहीं कर रहे, बट वर्ल्ड में चल रहा था एग्रेशन। इस फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ इंडिया को यह भी इंश्योर करना था कि मेरी सॉवरेनिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, सॉवरेनिटी। मेरी सॉवरेनिटी मुझे मेंटेन करके चलनी है। और सॉवरेनिटी क्या होती है सर, सॉवरेनिटी होती है कि मेरे जो डिसीजन है मेरी कंट्री के वो मैं लूंगा सर, कोई और उसमें क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इस सॉवरेनिटी को इंश्योर करने का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो है आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सर। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि आपका जो एरिया है आपके देश का, उस एरिया का कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कभी भी वो एरिया किसी भी फॉरेन कंट्री के पास नहीं जाना चाहिए किसी भी तरीके से, ना फोर्स से जाना चाहिए ना ही एग्रीमेंट के थ्रू। कोशिश करो कि एग्रीमेंट से भी ना जाए, बट फोर्स के थ्रू तो जाना ही नहीं चाहिए। मतलब कोई भी कंट्री अगर एग्रेशन दिखा के आपका एरिया अगर अपने अंडर ले लेती है, इसका मतलब आपकी सॉवरेनिटी, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है सर। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इधर आपके पास कौन है सर, पाकिस्तान है, और इधर कौन है, चाइना, और चाइना एग्रेसिव है और पाकिस्तान के साथ आपका इश्यू चल रहा है। तो भारत के लिए बहुत इंपेरेटिव था कि भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को क्या करे सर, बढ़ाए। क्योंकि डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने से आप पहले तो यहां इंश्योर करोगे कि आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी डिस्टर्ब ना हो। उसके अलावा जैसी ग्लोबल पॉलिटिक्स की कंडीशन थी, आपको अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा सर। तो ये सिचुएशन उस समय थी, और इसी सिचुएशन को क्या करना है, बेटर करने के लिए इंडिया ने किस पे ध्यान देना शुरू किया सर, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी। तो आपको ये तो समझ आ गया कि व्हाई डिफेंस कैपेबिलिटीज आर इंपॉर्टेंट। Okay, so let's start what is in the PPT. Okay, so the defense capabilities are the
India's defense policy. Now, what is India's defense policy? Like, how we are going to defend. Now, point is कि जब आप डिफेंस करना चाहते हो तो आपको अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब यह समस्या ये है कि सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में तलवारें इकट्ठी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में तलवार इकट्ठी कर रहा है या गन्स इकट्ठी कर रहा है, तो उस व्यक्ति को देख के लोग एंटिसिपेट करेंगे कि ये व्यक्ति तलवार इकट्ठी कर रहा है, इसका मतलब ये कभी ना कभी दंगा करेगा, सर करेगा, समझ गए? तो सारे लोग कंसर्न हो गए और उस व्यक्ति को जाके पूछा कि क्यों तलवार इकट्ठा कर रहे हो, तुम दंगा करने वाले हो क्या? तो वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैं तलवार इकट्ठा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊं। समझ में आ रहा है? मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई भी देश अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है तो एक डाउट तो आता है कि सर वो डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ा क्यों रहा है? सर दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो एग्रेसिव होने वाला है या फिर वो खुद को डिफेंड करने वाला है। इंडिया ने बोला कि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए बढ़ा रहे हैं, ना कि किसी के ऊपर एग्रेशन दिखाने के लिए, क्योंकि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्लियरली लिखा है कि वी आर द पीस लविंग नेशन सर, वी आर नॉट गोइंग टू बी एग्रेसिव ऑन एनी ऑफ अवर नेबर ही नहीं, हम किसी पे एग्रेसिव नहीं होने वाले। समझ गए? म्यूचुअल नॉन एग्रेशन हमारा क्या है सर? प्रिंसिपल है। तो इंडिया ने ये क्लैरिटी पहले ही दे दी सर। तो इंडिया की डिफेंस पॉलिसी का जो एम है उसका क्या है? प्रमोटिंग सस्टेनेबल पीस सर। सबसे पहले तो आपकी पॉलिसी का स्टांस क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द पॉलिसी स्टांस ऑफ इंडिया? दैट वी आर गोइंग टू प्रमोट द सस्टेनेबल पीस इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब जो आपका साउथ एशिया वाला पूरा पार्ट है सर। इस पूरे पार्ट में व्हाट वी वांट द सस्टेनेबल पीस विच सस्टेन मींस which have the element of longevity। लंबे समय तक पीस चलनी चाहिए। इस तरीके के एग्रीमेंट से, इस तरीके की एक म्यूचुअल सिनर्जी सारी कंट्रीज में होनी चाहिए कि उनके बीच में कभी किसी तरीके की क्या नहीं हो सर, कभी भी वो जो पीस है वो डिसरप्ट नहीं हो, कभी कोई विवाद नहीं आए, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए, और कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो वो डिप्लोमेटिकली डील हो जाए रादर देन दी इट कि वो युद्ध में कल्मिनेट हो रहा है। ठीक है? तो व्हाट्स इंडियाज डिफेंस पॉलिसी? दे आर कंटिन्यूअसली वांट द peace, they don't want aggression sir. Indian policy is not about aggression. Okay, so Indian defense policy is about the peace in the subcontinent and equip the nation's defense forces. Now this is very important because you want peace, no doubt about it, but you also want to equip the nation's defense forces adequately. आपकी जो डिफेंस फोर्सेज है, इंडिया में डिफेंस फोर्सेज है मल्टीपल डिफेंस फोर्सेज। ठीक है? जो तीन बेसिक मेजर डिफेंस फोर्सेज है आपकी कौन है सर? आपकी टेरिटोरियल आर्मी है सर, है आपकी नेवी है और आपकी एयरफोर्स है। ये जो आपकी मेजर डिफेंस फोर्सेज है उनको आपको एडिक्वेटली क्या करना है? इक्विप्ड करना है। मतलब उनको जितनी आर्म्स एम्यूनिशन की जरूरत है वो उनको प्रोवाइड करना है सर, टू सेफ गार्ड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री अगेंस्ट द फॉरेन एग्रेशन। दिस इज द मेजर डिफेंस पॉलिसी एम ऑफ इंडिया। वी मस्ट कीप दिस इन माइंड बिकॉज दिस कैन बी कम इन द, ये आपकी इंटरव्यू में भी कभी आपको पूछा जा सकता है। यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो हियर दे आर ट्राइंग टू से दैट वी वांट टू सेफ गार्ड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटरी कभी भी आपकी किसी नेबर के एग्रेशन की वजह से जानी नहीं चाहिए। जैसे रिसेंटली हम कभी सुनते हैं कि चाइना जो है वो इंडिया में क्या कर रहा है सर? अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में एग्रेशन कर रहा है, या फिर लद्दाख में कभी हम सुनते हैं कि एग्रेशन कर रहा है, इंडिया के कुछ पार्ट को क्या कर ले रहा है सर। ठीक है? इस तरह की बातें हमें सुनने में आती है। तो ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ आप देखोगे कि नेबरहुड अपने एग्रेशन करता है और टेरिटरी को थोड़ा लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं होने देना है सर, बिकॉज टेरिटरी अगर लूज हो रही है दैट्स नॉट गुड फॉर द सोवरेनिटी पार्ट। गेटिंग इट? तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आपको इंश्योर करनी है और आपको क्या करना है? पीस चाहिए सर। वी आर नॉट एग्रेसिव, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी एग्रेसिव नहीं है और हमने डिफेंस पॉलिसी में भी एग्रेसिव नहीं है सर। ओके, वी आर नॉट इंक्रीजिंग अवर डिफेंस कैपेबिलिटी कि हम लोग क्या हो जाए सर? एग्रेसिव हो जाए। नो, वी वांट पीस एंड वी वांट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो इसको सेफगार्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपनी कैपेबिलिटीज को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज आवर पॉलिसी स्टांस व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस सर। नाउ कम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज डेटरेंस। दैट इज डेटरेंस। डेटरेंस क्या होता है सर? कभी आप अगर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे होते हो तो कई बार आप ना एग्रेशन एवर्ट करते हो सामने वाले का। मतलब अगर आपके पास, आपने देखा होगा कि अगर आपके हाथ में, आप खड़े हो
घर के बाहर, तो आप देखोगे कि हो सकता है कि आपके जो जो आसपास गली के डॉग्स हैं या फिर गाय है या फिर कोई भी एनिमल है, तो वो आसपास आपने देखा होगा कि वो आपके बिल्कुल करीब आपको अप्रोच कर लेगा, हो सकता है आपको हार्म भी कर दे, पॉसिबिलिटी। बट अगर अगले दिन आप हाथ में क्या लेकर खड़े हो, एक डंडा लेके खड़े हो, तो आप देखोगे कि गाय भी दूर से निकल जाएगी, डॉग भी दूर से निकल जाएगा। ये सिर्फ एक एनालॉजी है, एक एग्जांपल है, ठीक है। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी कंट्री विथ एनी एनिमल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपके पास एक डंडा है, इसका मतलब आपने अपने डिफेंस का इंतजाम करके रखा है। जब आप अपने डिफेंस का इंतजाम करके रखते हो तो सामने वाला कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी नहीं सोचता है। अगर आपके पास ये डंडा नहीं होता तो शायद ये पास आ जाते, पर आपके पास ये डंडा है तो आप सेफ हो सकते। तो यहां समझने वाली बात यह कि ये डंडा इस व्यक्ति ने किसी और के का सर फोड़ने के लिए नहीं खरीदा है, ये डंडा इस व्यक्ति ने अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए खरीदा है। और क्योंकि ये इसके पास ये डंडा है, इसीलिए कोई भी इसके ऊपर एग्रेशन दिखा नहीं रहा है। समझ में आया? इसको कहते हैं डेटरेंस। क्या बोलते हैं? डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब है अगर कोई पर्सन अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी एग्रेशन को क्या कर लेगा, एवर्ट कर देगा, सामने वाले की एग्रेसिव टेंडेंसी को भी क्या कर देगा, रोक देगा सर वो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डेटरेंस। कि इसका मतलब सिंपल सी बात है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, पर ये दिखाना पड़ेगा कि आप पावरफुल हो। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा 26 जनवरी को हमारी जो परेड निकलती है वहां पर दिल्ली में, तो उसमें इंडिया डिस्प्ले करता है अपने आर्म्स एम्यूनेशन। तो आर्म्स एम्यूनेशन को दिखाने की क्या जरूरत है तो रखे रहने दो ना। वो दिखाया इसलिए जाता है, एक तो वो अपनी मिलिट्री माइट दिखाने के, सर हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है, गेटिंग इट। वो मिलिट्री माइट दिखाने से क्या होता है कि जो भी आपके नेबर्स हैं या जो भी आपके एनिमीज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा किस में रहते हैं सर, अपनी लिमिट्स में, कि नहीं ये कंट्री इनफ इक्विप्ड है सर। तो दैट्स पेव द वे फॉर द डेटरेंस। इस कंसेप्ट को और आप आईआर में पढ़ोगे, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाता है पीस के लिए, बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी along with the creation of the deterrence, so that nobody would be aggressive towards India, sir. Are you getting it? So this is how Indian defense policy works. We are not aggressive neither in foreign policy nor in defense policy. Okay, now India remains the largest arms importer in the world. Now this is the area of concern. Why area of concern? There are multiple concerns. First is कि भैया आप कहते हो कि हम बात किसकी कर रहे हैं, पीस की, समझ रहे हो। शांति की बात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। भारत सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदता है वैल्यू के टर्म्स में, मनी की टर्म्स में, पूरे वर्ल्ड से। तो भाई इतनी शांति की बात कर रहे हो, बात करें वसुधैव कुटुंबकम की, और आप इतना आर्म्स क्यों कलेक्ट कर रहे हो। तो बात बहुत सिंपल है, इंडिया इतना ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट इसलिए कर रहा है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण इसके पीछे यह है कि इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो कम हो रहा है, हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं है, इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इंपोर्ट करना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज इंडिया इज राइट नाउ फेसिंग सम ऑफ द जियोग्राफिकल इश्यूज, सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। शुरू में बताया ना, इंडिया इज फ्रेंडली नेशन सराउंडेड बाय नॉट सो फ्रेंडली नेशन। यू कैन चेंज योर हिस्ट्री बट यू कैन नॉट चेंज योर जियोग्राफी। पाकिस्तान है सर एक तरफ जिसके साथ कंटिन्यूस आपका कॉन्फ्लिक्ट है? आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस करना पड़ता है, इंटरनल सिक्योरिटी इशू है सर आपके पास, नक्सलिज्म का इशू है। देयर आर मल्टीपल इश्यूज। टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज यू नीड डिफेंस कैपेबिलिटीज। सो ईदर यू शुड प्रोड्यूस इनफ विद इन द कंट्री, और इफ यू वॉन्ट एबल टू प्रोड्यूस देन यू मस्ट इंपोर्ट। ओके, तो दैट्स व्हाई इंडिया इज लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, बिकॉज इंडिया की नीड्स भी ज्यादा है। इंडिया हैव कंटिन्यूअस स्ट्रगल विद द चाइना आल्सो। ओके